Good morning, guys. So, my dear students, हमने इंडियन इकोनॉमी में पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ द ईव्स ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम जो पढ़ेंगे चैप्टर अगला, वो चैप्टर होगा इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। 1950 से लेकर 1990 तक की इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, अब हम उसको पढ़ेंगे। तो हमें इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ना है, इकोनॉमिक प्लानिंग यानी 5 ईयर प्लान्स पढ़ने हैं, फिर उनके गोल्स क्या थे वो पढ़ना है, एग्रीकल्चर पढ़ना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हुआ ये पढ़ना है, फॉरेन ट्रेड पढ़ना है, और क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसकी हमें एनालिसिस करनी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न्ड दैट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली अनडेवलप्ड। हमने ये पढ़ा पिछले चैप्टर्स में कि ब्रिटिशर्स ने, कॉलोनियल रूल ने हमें क्या एक्सप्लॉइट किया हमारी पॉलिसीज को, और हम टोटल अनडेवलप्ड कंट्रीज में की कैटेगरी में आने लगे। फिर जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, now it is necessary to reconstruct the background and stagnant Indian economy into a developed economy। तो जो हमारी पिछड़ी इकोनॉमी थी उसको डेवलप करने के लिए ये समय आ गया था कि जरूरी हो गया था कि हम अब इसके सुधार के लिए काम करें। Therefore, the important task before the government of independent इंडिया वॉज टू डिसाइड द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब हमें ये डिसाइड करना था कि हम किस टाइप ऑफ इकोनॉमी पर काम करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी के टाइप होते हैं, जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हो गई, इस तरीके से प्राइवेट इकोनॉमी हो गई, इस तरीके से इकोनॉमी के टाइप्स होते हैं। उनमें से हमें चूज करना था कि हम किस तरह की इकोनॉमिक सिस्टम पर वर्किंग करेंगे, विच शुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर इंडिया, और इंडिया के लिए कौन सी ये पॉलिसी होगी जो सबसे ज्यादा सुटेबल होगी। इकोनॉमिक सिस्टम रिफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड। इकोनॉमिक सिस्टम वो सिस्टम है, वो अरेंजमेंट है, वो एडजस्टमेंट है जहां से हम क्या करते हैं बच्चों, हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की उसको हम दूर करते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की क्या है, तो ये हमने 11th क्लास के माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले चैप्टर में सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स हमने देखा। उसमें हम क्या देखते हैं कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्स की प्रॉब्लम है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, और जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है। उसके बाद फिर जो रिसोर्सेस हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो उनमें से कौन सा ऐसा यूज है जो हम करें जिससे हमारे पास जो बेस्ट है यूटिलाइजेशन हो रिसोर्स का, वेस्टेज ना हो रिसोर्सेस में, और हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो देखते हैं इस चैप्टर में हम समझते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स जो प्रॉब्लम है उसके अंदर 3 मेजर प्रॉब्लम है, वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जो 3 समस्याएं हैं, पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है it involves deciding the final combination of goods and services to be produced, that is it involves selection of goods and services and the quantity of each that the economy should produce। पहली बात तो ये डिसीजन लेना है कि कौन सा गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, तो प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2 तरह की मेथड होती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है, और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि हम पूरा का पूरा काम लेबर से करवाएंगे, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है कि हम पूरा का पूरा जो काम है उस पूरे के पूरे काम को मशीनों से करेंगे। तो लेबर इंटेंसिव का मतलब लेबर करेगा, ह्यूमन बीइंग, और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है कि पूरा काम मशीनें से होगा। अब कुछ चीजें हैं बेटा, जैसे लेबर इंटेंसिव जो टेक्निक होगी उसमें वो टाइम कंज्यूमिंग होगी, कॉस्टली होगी, उतना परफेक्शन नहीं आएगा,
जितना परफेक्शन मशीन में आएगा, लेकिन लेबर क्या होता है, एडजस्टेबल होता है। आप चाहें तो टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस भी ला सकते हैं, लेकिन मशीन में क्या होता है कि कॉस्टली तो होता है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग कम होता है। उसके बाद आपने उसमें एक बार जो मेजरमेंट सेट कर दिया, आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो दोनों मेथड के अपने अलग अलग बेनिफिट हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो तीन, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन आउटपुट अमंग पीपल, दैट इज इट इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। यानी देखो, कंज्यूमर ऑफ गुड कमोडिटी भी बहुत तरह के लोग होते हैं, जैसे एंड यूजर यानी फाइनल यूजर हो गया, या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा, या फिर इंडस्ट्रीज में ये होगा, या फिर वॉर रिलेटेड गुड्स बनेगा, लड़ाई तोप खानों के लिए सामान बनेंगे, गोला बारूद बनेगा, तोपे बनेगी, राफेल बनेगा। इस तरह के गुड्स बनाओगे, या फिर क्लास ऑफ पीपुल आपको चूज करने की प्रॉब्लम होती कि किस तरह के लोगों के लिए हम प्रोडक्शन करें। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स तीन तरह की थी, ये हमने देख ली। इसको बेसिकली कहा जाता है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम की, तो इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब है मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी, पूंजीवादी यानी कि प्राइवेट लोगों के हाथ में है, वो लोग जो पैसा वाले हैं, वो लोग पूरी की पूरी इकोनॉमी को हैंडल करते हैं, उनका पूरा का पूरा इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल होता है, वो जो चाहे वो बनाएंगे, वो जो चाहेंगे वो बेचेंगे, जो ब्रिटेन करता था। उसके बाद आया सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी यहाँ पर टोटल कंट्रोल गवर्नमेंट का रहेगा, पूरा का पूरा क्या मैन्युफैक्चर होना है, किस तरीके से होना है, क्या आउटपुट का किस तरीके से बिजनेस ऑपरेट होगा, क्या इन्वायरमेंट रहेगा, ये सारा का सारा डिसीजन सोशलिस्ट में समाज के लोगों के हित कर, यानी उस देश की जनता के बेनिफिशियल होता है, तो इसको कहा जाता है गवर्नमेंट कंट्रोल। उसके बाद आया मिक्स्ड इकोनॉमी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों चीजें होती हैं, यानी कुछ पार्ट प्राइवेटाइजेशन में होता है और कुछ सोशलिस्ट में होता है, यानी कुछ कैपिटलिस्ट होता है, पूंजीवादी लोग प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं, और कुछ होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो बात करें, सबसे पहले हम समझते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो है जहां पर ओल्ड कंट्रोल और मैनेजमेंट सब कुछ किसका होता है, प्राइवेट सेक्टर का होता है। अब इसके अंदर देखिए, आप एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जरूर होता है, और हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर, कि जिसमें आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन हो आपके रिसोर्सेस का, फुल्लर और इफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, इफेक्टिव हो, जिससे आपके रॉ मटेरियल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेस का, वो वाला आप प्लानिंग करेंगे। Capitalist economy is the one in which the means of production are owned, controlled and operated by the private sector. Production is done mainly for earning profit, so that central problems are solved through market forces, demand and supply. तो सोशल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या है कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान प्रोडक्शन में दिया जाता है, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, पैसा कमाना, अर्निंग। अब इसमें होता क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है व्हाट, हाउ, हुम, तो ये अपने आप सॉल्व हो जाती है किससे, मार्केट फोर्सेस से। मार्केट फोर्सेस आपने 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स में फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ा है, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, इस तरह के आपने जो फॉर्म्स पढ़े हैं, वहां पर भी हम ये इस बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। फिर भी आप समझिए कि ये मार्केट फोर्सेस जो है, डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, लेकिन सप्लाई बढ़ जाती है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। लेकिन रिवर्स कब होता है, जब प्राइस बढ़ता है, कम होता है, तो डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम हो जाती है। अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? अंडर दिस सिस्टम ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली आइदर इन द डोमेस्टिक और इन द फॉरेन मार्केट।
अब व्हाट टू प्रोड्यूस में इन्होंने क्या बोला, हम भैया वो बनाएंगे जो आसानी से हमारा बिक जावे, चाहे होम कंट्री में बिके चाहे फॉरेन कंट्री में बिके, जहां पर भी बिके पर बिक जाए, बस हमारा तो एकमात्र जीवन का उद्देश्य है कि जो चीज बिक जाएगी हम तो वो खरीद बनाएंगे आसानी से जो बिक जाए। हाउ टू प्रोड्यूस में goods are produced using cheaper techniques of production. In case of cheap labor, labor intensive, or in case of costly labor, capital intensive technique will be used. क्या कहना है इनका हाउ टू प्रोड्यूस में कि भैया यदि हमें लेबर सस्ता पड़ रहा है तो हम उससे काम करा लेंगे, और यदि मशीन सस्ती है तो हम कैपिटल इंटेंसिव को अपना लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य क्या है कि प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। फॉर whom to produce in the capitalist society, goods produced are distributed among people not on the basis of their needs but on the basis of their income and purchasing power. इनका ये कहना है कि जो हाउ टू प्रोड्यूस है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक ही फंडा है, प्रॉफिट अर्निंग। तो वो क्या उस तरह का गुड्स बनाते हैं इस बात को ध्यान में रख करके कि लोगों की इनकम कितनी है और उनकी परचेजिंग पावर कितनी है। यानी यदि लोगों की इनकम ज्यादा है और परचेजिंग पावर ज्यादा है तो वो वाली चीजें वो बनाते हैं जो ज्यादा से ज्यादा बिके और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको अफोर्डेबल हो जो और उसको आसानी से लोग खरीद सकें। This means that a sick person will be able to get medicine only when he can afford to buy it, otherwise not, even if there is urgency. भले इमरजेंसी हो लेकिन यदि एक गरीब आदमी है यदि वो अफोर्ड कर सकता है तो ही वो मेडिसिन खरीद पाएगा, अन्यथा नहीं, क्योंकि फ्री कुछ भी नहीं। अब आया सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या है कि जिसका कंट्रोल और ओन्ड एंड कंट्रोल्ड और ऑपरेटेड बाय क्या है, गवर्नमेंट है। अब इसमें क्या होगा, इसमें कैसे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी? तो इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस इन अकॉर्डेंस विथ नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अब इसमें गवर्नमेंट ये देख, भाई गवर्नमेंट है, राजा साहब है, तो मालिक क्या करता है, ये देखता है कि मेरी जो प्रजा है, मेरे जो देश के नागरिक हैं, देश के जो लोग हैं, उनको किस बात की जरूरत है, वो वाला आइटम हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस में गवर्नमेंट डिसाइड हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स आर टू प्रोड्यूस, क्योंकि इनको एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पे भी ध्यान देना है, तो ये उस तरीके से काम करते हैं। फॉर हुम टू प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सोशलिज्म इज सपोज्ड टू बी बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड एंड नॉट ऑन व्हाट दे कैन अफोर्ड। ये कोशिश करते हैं कि क्या उनको चाहिए, क्या उनकी जरूरत है, उसके हिसाब से उनकी जरूरत को पूरा किया जाए। इनसे इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि उससे प्रॉफिट मिलेगा, लोग कैपेबल हैं यानी उनकी परचेजिंग पावर कैसी, इस बात से इनका कोई लेना देना नहीं होता। और इसमें फ्री हेल्थ सिटीजन की नीड है और उसको पूरा करना गवर्नमेंट का काम है। मिक्स्ड इकोनॉमी, तो वो इकोनॉमी है refers to a system in which public sector and the private sector are allotted their respective roles for solving the central problem। यहाँ पर दोनों के पास अपने अपने काम होते हैं कि आपको इस तरीके से सॉल्व करना है और आपको इस तरीके से। इन मिक्स्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर सॉल्व द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स। दोनों मिल करके सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हमें समस्या का समाधान करना है। द प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स whatever goods and services it can produce well, and the government provides essential goods and services which the market fails to do। प्राइवेट सेक्टर वो गुड्स बनाता है, वो गुड्स प्रोड्यूस करता है जो वो ज्यादा अच्छे से बना सकता है, जिसमें उसकी मास्टरी है। और गवर्नमेंट क्या करती, जो नीड है, इजेंशियल नीड्स है, उनको वो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। जिसमें मार्केट फेल हो जाता है प्रोवाइड करने में, उसको प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। इंडिया एडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत देश ने आजादी के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। आफ्टर फ्रीडम लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट लाइक जवाहरलाल नेहरू वर कंफ्यूज्ड विथ रिगार्ड टू इकोनॉमिक सिस्टम टू बी फॉलोड। बहुत कंफ्यूज थे ये, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या थी। सम लीडर्स वर इन फेवर ऑफ सोशलिस्ट। कुछ लीडर ये कहते थे जो सही थे कि भैया सोशलिस्ट रखो, लोग जनता गरीब है उसके हिसाब को ध्यान में रख, क्योंकि देश डेमोक्रेटिक है।
India complete dilution of private ownership was not possible as was possible in case of फार्मर सोवियत यूनियन। जैसा सोवियत यूनियन ने किया था कि पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया था, वैसा भारत देश में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पर चूंकि अपन अनडेवलप्ड थे, इसलिए इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं था, इस वजह से हम इसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। फिर कैपिटलिस्ट सिस्टम डिड नॉट अपील टू जवाहरलाल नेहरू आर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर as under this system there would be less chance for improvement in quality of life and majority of people। ज्यादातर लोग कैपिटलिस्ट के लिए अफोर्डेबल नहीं थे, पैसा ही नहीं था उनके पास, इसलिए गवर्नमेंट ने एज ये इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मिक्स्ड इकोनॉमी अपना ली कि जो पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर दे सकता है वो दे दे, और जो इजेंशियल्स प्रोडक्ट हैं वो गवर्नमेंट देगी। इकोनॉमिक प्लानिंग आफ्टर एडॉप्टिंग, अब मिक्स्ड इकोनॉमी हमने अपना ली, अब इसके बाद हमने प्लानिंग शुरू कर दी, क्योंकि हम बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी में इनहेरिटेंस यानी हमें विरासत में जो मिला था वो बैकवर्ड थे हम, और स्टेगनेंट थे, पिछड़े हुए थे, और हमारी अनडेवलप्ड इकोनॉमी थी जिसको डेवलप करने का काम आजाद भारत देश की सरकार ने अपनाया। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वाज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इसके लिए इन्होंने प्लानिंग बनाई जिसका नाम दिया इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस। मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस लेने थे गवर्नमेंट को, व्हाट, हाउ, हुम, टू प्रोड्यूस बाय द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ अ डिटरमिनेट authority on the basis of comprehensive survey of economy as a whole। पूरी का पूरा भारत देश में सर्वे किया गया, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि किस तरीके से हमें वर्किंग करना है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असाइंड अ लीडिंग रोल टू द पब्लिक सेक्टर। ज्यादातर चीजें जो थी वो पब्लिक सेक्टर को दे दी गई, चूंकि हमें लोगों को भी, कैपिटलिस्ट लोगों को भी थोड़ा सा प्रमोट करना था, इनकरेज करना था, ताकि वो भी कंट्री के डेवलपमेंट में सहयोग कर सके, तो उसके लिए हमने प्राइवेट सेक्टर को कुछ चीजें दे दी कि ये काम आप करो और बाकी काम गवर्नमेंट का रहेगा। टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप प्लानिंग कमीशन। हमने प्लानिंग कमीशन बनाया 1950 में विद द प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन। प्राइम मिनिस्टर को उसमें हमने चेयरमैन बनाया प्लानिंग कमीशन का। द पर्पस ऑफ द कमीशन वाज टू केयरफुली असेस द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स ऑफ द कंट्री एंड टू प्रिपेयर द प्लान फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। इस कमेटी का यानी प्लानिंग कमीशन का उद्देश्य, एकमात्र जीवन का इनके उद्देश्य ये था कि ह्यूमन बीइंग और फिजिकल रिसोर्सेस को आप एसेस करो, उनके एनालिसिस करो, और उसकी बेसिस में आप प्लानिंग तैयार करो, और स्कीम लेके आओ, योजनाएं बनाओ, ताकि आप क्या कर सको, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रिसोर्सेस अवेलेबल हो सके और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, इस तरीके का कोई कदम उठाया जा सके। प्लानिंग कमीशन फिक्स्ड द प्लानिंग पीरियड एट 5 years which began the era of 5 years प्लान्स। प्लानिंग कमीशन ने ये डिसाइड किया कि हम एक जो ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे या जो हम प्लानिंग करेंगे उसको हम 5 साल में पूरा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कभी भी ये अचीव नहीं हुए, क्यों? क्योंकि महापुरुषों ने बनाए थे और महापुरुषों ने ही उसको फॉलो भी किया था। यदि किसी को कुछ गलत लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उससे, लेकिन सच यही है, ट्रुथ यही है कि इस भारत देश की जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाया गया ये प्लानिंग कमीशन के नाम पर। बाकी यदि ऐसा हुआ होता तो आज जो ये नेता चुनाव लड़ते हैं गरीबों के नाम पर, वो नहीं करते। अब आपको समझना होगा कि इन्होंने क्या किया है। मेरा कोई मोटिव नहीं है यहाँ पॉलिटिकल, ना ही कुछ है, मैं तो समझा रहा हूँ कि आप सोचो, चूंकि आप पढ़ रहे हो इसलिए आपको ये भी सोचना जरूरी है कि जब प्लानिंग हुई उनको इतना ध्यान दिया गया, इतना ज्यादा ये लोग डिवोटेड थे कि नहीं नहीं हम भी डेवलप्ड हो जाएं, हमारा भी रिसोर्स का पूरा यूटिलाइजेशन हो, फिर 5 साल में ये अचीव क्यों नहीं कर पाते थे। लीव इट, आप पर सोचना जरूर।
कि क्या हुआ होगा। मीनिंग ऑफ प्लान, प्लान का मतलब है प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। इन्होंने बता दिया भैया ये कागज का टुकड़ा है जिसमें कागजी काम हो गया, बाकी हकीकत जिंदगी में क्या हुआ भगवान जाने। डिटेल्ड स्कीम, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटजी वर्कड आउट इन एडवांस फॉर फुलफिलिंग एन ऑब्जेक्टिव। एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहले से हम जो कागज में प्रोग्राम और स्ट्रेटजी डिसाइड कर लेते हैं, स्कीम जो डिसाइड करते हैं उसको लिख लेते हैं। हाँ, प्रोग्राम तो ये कर लेते थे लेकिन स्ट्रेटजी जो बनाते थे वो कागज में ही रह गई। रीजन फॉर मेकिंग प्लान, अरे बहुत बढ़िया, रीजन क्या था प्लान बनाने का? तो प्लानिंग इज डन टू अचीव सम प्री डिटरमाइंड गोल्स, वाओ, within a specified time period. It involves detailed analysis of the problem at hand and making conscious decision to solve them. ये उद्देश्य ये था, रीजन ये था कि सबसे पहले आपने जो गोल डिसाइड किया है उसके में क्या कितने टाइम में पूरा करना है, क्या इश्यूज उसमें इन्वॉल्व होंगे, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे दूर करेंगे, ये सारी चीजों को पूरा करने के लिए ये प्लानिंग होती थी भगवान जाने। ड्यूरेशन ऑफ ईच प्लान, हर प्लान का ड्यूरेशन 5 years होता था। कंटेंट इन प्लान्स क्या था? आर प्लान डॉक्यूमेंट नॉट ओनली स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट टू बी अटेंड, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं लिखते थे कि 5 साल में हमें क्या करना है, लेकिन ये भी लिखते थे कि 20 सालों में हम सब कुछ अचीव कर देंगे। दिस लॉन्ग टर्म प्लान इज कॉल्ड परस्पेक्टिव प्लान। द 5 year plans आर सपोज टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर परस्पेक्टिव प्लान। पहले तो 5-5 साल की योजनाएं बनाते थे, फिर इन्होंने इकट्ठी बना दी कि 5-5 साल में ये चीजें करके हम 20 साल में क्या करेंगे, पूरा का पूरा अचीवमेंट कर लेंगे। और ये जो 5 साल वाला प्रोग्राम था इसको 5 years प्लान बोला गया, और ये जो 20 years वाला प्लान था उसको परस्पेक्टिव प्लान बोला गया। और ये जो फाउंडेशन था, बेसिस जो था परस्पेक्टिव प्लान का, वो 5 year प्लान्स थे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं गोल्स ऑफ 5 year प्लान्स। तो गोल्स ऑफ 5 year प्लान्स जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो पढ़ ही लेते हैं। तो गोल्स ऑफ 5 year प्लान क्या थे मेरे बच्चों, मित्रों? द 5 year plans have been concerned with removal of economic backwardness of the country and to make India a developed country। इनका उद्देश्य ये था कि हमें जो बैकवर्डनेस है इकोनॉमी की उसको दूर करना है, और जो हम अनडेवलप्ड कंट्री हैं उसको डेवलप्ड कंट्री बनाना। वाओ, हाउ फनी। The 5 year plans have also taken care to ensure that the weaker section of the population benefit from the economic progress of the country। उद्देश्य ये था कि जो कमजोर वर्ग है उस कमजोर वर्ग को प्रोग्रेसिव बनाना है और उसको इकोनॉमिक बेनिफिट देना है, देश में इक्वलिटी लाना है। द फर्स्ट 5 year प्लान was launched for a period starting from 1st April 1951 and ending on 31st March 1956। याद रखना, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में मिल जाए, मैच द कॉलम में मिल जाए, फिल इन द ब्लैंक्स में मिल जाए। वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहला 5 year प्लान 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुआ और 31 मार्च 1956 में खत्म हो गया। ईच 5 year प्लान लिस्टेड द बेसिक goals of India's development which served as the guiding principle of an Indian planning। हर प्लान में कुछ ना कुछ गोल थे जो देश को डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में रखना चाहते थे, और वहां से बेसिक प्लान्स गाइडलाइंस जो थी वो बनाई गई। द बेसिक गोल्स आर, बेसिक गोल आपके जो थे, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। इससे कुछ बन जाए तो बना लो। जैसे इससे मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं शॉर्ट करूं तो एस ई सेगम बन जाएगा, सेगम। सेल्फ रिलायंस, इक्वलिटी, ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन, सेगम। या फिर गुड मॉर्निंग से, गुड मॉर्निंग से भी आप कह सकते हैं इसको।
जब जागो तभी सवेरा, गुड मॉर्निंग सेल्फ इक्विटी। तो ये भी आप कह सकते हैं, जिसे भी आपको शॉर्टकट बनाना है बना सकते हैं इसको। तो हमारा जो बेसिक गोल था वो था ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। तो 4 गोल्स जो थे 5 ईयर प्लान्स के, ग्रोथ का मतलब था कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है। ग्रोथ का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमें क्या करना है, गुड्स का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है कंट्री की। मॉडर्नाइजेशन में ये था कि हम जो टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे और उस टेक्निकली वर्क करेंगे। सेल्फ रिलायंस का मतलब था कि सेल्फ रिलायंट बनाना है, यानी हमें किसी दूसरे इकोनॉमी पर डिपेंड नहीं होना है, किसी दूसरे कंट्री में नहीं डिपेंड रहना है, बल्कि हमें अपने आप को खुद को आत्मनिर्भर, जो आज कोटेशन चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, वो है सेल्फ रिलायंस, ये करना था। लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद समझदार हैं, खुद दिमाग लगा सकते हैं कि हम इतना ज्यादा, जब हमने ये 5 ईयर प्लान्स बनाए तो फिर क्यों हमने इतना ज्यादा इंपोर्ट किया, हम क्यों इंपोर्टर बन के रह गए? क्या ईमानदारी से सरकारों ने काम किया? क्या इस देश के सिस्टम ने ईमानदारी से काम किया था जो हम आज तक क्या रह गए? इंपोर्टर बन के रह गए। इंपोर्टर भीख कटोरा लेके रह गए कि हम दूसरे से ही खरीदते रह गए। हम क्यों नहीं बने सेल्फ रिलायंस? हम क्यों आत्मनिर्भर आज तक नहीं बने? Equity aims to ensure that everyone gets basic needs and to reduce inequality. क्या inequality दूर हुई है? क्या equality आई है देश में? जब ये तुम्हारे 5 ईयर प्लान में था तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया? 1947 से लेकर के अभी तक में ऐसा क्यों नहीं हुआ? सोचो, क्या सरकारों ने ईमानदारी से काम किया होगा, या सिर्फ योजनाएं बना दी कागज में और लोगों को पढ़ा दिया और हम पढ़ के भी मूर्ख के मूर्ख ही रह गए? All the goals cannot be given equal importance in all the plans. लिख दिया इन्होंने कि प्लान को बस बेवकूफ बनाने वाली बातें थी। Different goals are emphasized in different plans in India. However, the planners have to ensure that as far as possible, the policies of the plans do not contradict the 4 goals mentioned above. इन्होंने ये कोशिश की कि एक की का जो एम है वो दूसरे से ना टकराए और दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट रहें, 4 की चारों ही एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, इनके एम एक दूसरे से आपस में मैच ना करें बल्कि अलग अलग ही रहें। तो सबसे पहला है ग्रोथ। द स्टेग्नेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फोर्स्ड द planners to make economic growth as the first and the foremost objective of Indian plans. Growth refers to increase in the country's capacity to produce the output of growth सबसे पहला था और इन्होंने सबसे ज्यादा जोर इसमें दिया कि सबसे पहले ग्रोथ करो, यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी गुड्स और सर्विसेज की कंट्री की बढ़ाओ। फिर भी इंपोर्ट ही करते रह गए। ग्रोथ इंप्लाइज, ग्रोथ का क्या मतलब है ये समझें। तो आइदर ए लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल बनाए हम, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव कैपिटल बनाएं, स्टॉक प्रोड्यूस करें, और ए लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग पे ध्यान दें, या फिर और एन इंक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विस। या तो हम प्रोडक्ट जो स्टॉक मेंटेन करें प्रोडक्टिव कैपिटल का, मतलब मशीनों का, एसेट्स का, इन पर ज्यादा जोर दें, या फिर ट्रांसपोर्टेशन और बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करें, या फिर कैपिटल सर्विसेज को। इनका कंफ्यूजन आज तक बना ही रह गया। ए गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्टडी इंक्रीज इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यदि आपने इकोनॉमिक प्लानिंग अच्छी की है तो जो ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव यदि आप उसको फुलफिल करते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो आपकी कंट्री का बढ़ेगा धीरे धीरे। जीडीपी रिफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के अंदर इस देश में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, वो जीडीपी कहलाता है।
इंक्रीज इन जीडीपी, जीडीपी यदि इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है कि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस ज्यादा हुए हैं। द जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स। जीडीपी का जो कैलकुलेशन होता है उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में दूसरा तीसरा चैप्टर है जहां पर हम कैलकुलेशन देखते हैं। अब पर यहाँ पर जो जीडीपी है वो अलग अलग सेक्टर से, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, सर्विस, तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों सेक्टर से मिलकर के बनता है। इन सम कंट्रीज ग्रोथ इन एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट मोर टू जीडीपी। कुछ कंट्रियां इस दुनिया में ऐसी भी हैं जो जहां पर एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है वो ज्यादा जीडीपी में ज्यादा मात्रा में होता है। यानी यदि किसी की जीडीपी 6 है तो उसमें मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो एग्रीकल्चर का होता है। लेकिन कुछ कंट्रीज में दूसरे दूसरे सर्विसेज का भी होता है या अदर सेक्टर का भी होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर मेकअप द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। जो जो कंट्रीब्यूशन है हर सेक्टर का वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है और हम और कंट्री डेवलप्ड अनडेवलप्ड से डेवलप्ड या डेवलपिंग में आना शुरू होती है। शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन जीडीपी इंक्रीज्ड बाय 1990। जो जीडीपी का सर्विस सेक्टर था वो 1990 में आकर के बढ़ना शुरू हुआ, जो कि लगभग 40.59% हुआ, मोर देन दैट ऑफ एग्रीकल्चर, और वो एग्रीकल्चर से बढ़ गया। 1991 में कुछ और पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई, ग्लोबलाइजेशन किया गया, जिसमें थोड़ा सा और प्रोडक्शन मतलब डेवलपमेंट आया कंट्री में। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि हम सोसाइटी के अंदर स्टैंडर्ड लिविंग पे ध्यान देंगे और एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। तो एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, हमने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। जैसे ए फार्मर कैन इंक्रीज द आउटपुट ऑन द फार्म बाय यूजिंग न्यू सीड वेराइटी इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओल्ड वंस। मतलब मॉडर्नाइजेशन जब हुआ तो खेत में जो किसान खेती करता है, एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोड्यूस करता है, वो सीड्स का इस्तेमाल कुछ नए तरीके के सीड्स बनाए जिससे उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो सके ओल्ड सिस्टम पर जाने के बजाय। ऐसे ही फैक्ट्रियों में जो ओल्ड मशीनें थी उनको नई मशीनों में बदला जाए, टेक्निकली स्ट्रांग हुआ जाए। चेंज इन सोशल आउटलुक, सामाजिक में क्या आया कि जेंडर एम्पावरमेंट आर प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू वुमेन। एक वो ले आओ कि महिला और पुरुष में जो भेदभाव है उसको खत्म करके दोनों को वर्किंग एनवायरनमेंट दो ताकि हमारी इकोनॉमी और स्ट्रांग हो और दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ सके। ए सोसाइटी विल मोर सिविलाइज्ड एंड प्रॉस्परस इफ इट मेक यूज ऑफ द टैलेंट्स ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस। इनका ये कहना है कि इकोनॉमी और ज्यादा सिविलाइज्ड और प्रॉस्परस यानी संपन्न होगी और एडवांस होगी यदि महिला और पुरुष दोनों मिलकर के काम करें और दोनों के टैलेंट का बेनिफिट लिया जावे। कहना भी इनका सही था, पर इन्होंने किया या नहीं किया ये आप खुद सोच लेना। Modernization in the world of draft outline of sixth plan. The term modernization connotes indicates a variety of structural and institutional changes in the framework of economic activity. Modernization implies shift in sectoral composition of production and diversification of activities. An advancement on टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन। इन्होंने जो मॉडर्नाइजेशन दिया वो क्या दिया, कंपोजिशन प्रोडक्शन का दिया, डाइवर्सिफाई की एक्टिविटीज को, और टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस में इनोवेशन का काम करना शुरू किया जो कॉलोनियल गवर्नमेंट में नहीं था। सेल्फ रिलायंस का क्या मतलब है? थर्ड मेजर जो था वो था सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन कंडीशन मींस ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। In other words, it means to have developed through domestic resources. यानी जो हमारा डोमेस्टिक रिसोर्स है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना इन्होंने देखा था, पर शायद अब पूरा हो रहा है और शायद हो जाएगा, दिख रहे हैं चांसेस। टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन द 5-year plans स्ट्रेस्ड ऑन द यूज ऑफ ओन रिसोर्सेस। इनका ये कहना था कि जो इकोनॉमिक का ग्रोथ है यदि इसको प्रमोट करना है, मॉडर्नाइजेशन चाहिए, तो हमें हमारे देश में रिसोर्सेस को डेवलप करना पड़ेगा और फॉरेन कंट्री में डिपेंडेंसी को हमें रिड्यूस कम करना पड़ेगा। हमें अपने आप में संसाधनों को, रिसोर्सेस को डेवलप करने पड़ेंगे। द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज कंसीडर्ड a necessity
बिकॉज ऑफ टू रीजन। क्यों जरूरी है सेल्फ रिलायंस? तो फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करना और फॉरेन इंटरफेरेंस को कम करना। क्योंकि यदि कोई कंट्री आपके साथ डील करने लगती है तो कहीं ना कहीं वो आपकी इकोनॉमी में भी, क्योंकि आप उस पर डिपेंड हो जाते हो, तो उसको यूं लगता है कि ये देश तो अब हमारे अलावा कहीं जा ही नहीं सकता। तो वो धीरे 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 अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिश इंडिया कंपनी लेके आए। फिर धीरे धीरे जब हम धीरे धीरे उन पर डिपेंड हो गए तो उन्होंने हमारे ऊपर शासन करना शुरू कर दिया। तो इस चीज को यदि अवॉइड करना है तो सिर्फ रिलायंस लाना पड़ेगा। फिर बात करें हम इक्विटी की। इक्विटी यानी समानता। तो people are the objectives of growth, modernization and by themselves may not improve the kind of life. Kind of life कैसे होगा? इक्विटी से, समानता से। So it is important to ensure that benefit of economic prosperity are availed by all sections, rich as well as poor. जो इकोनॉमी में अवेलेबल हैं वो सबको मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो भी इक्वली। In addition to the objectives of growth, modernization, and self reliance, equity is also important. According to equity, every Indian should be able to meet his or her basic needs. यदि इक्विटी देते हो तो जो उसकी बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा और हेल्थ, फूड हाउस एजुकेशन एंड हेल्थ, वो अपनी बेसिक नीड को पूरा कर पाएगा। इनइक्वालिटी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कम होता है, तो वो वेल्थ, एजुकेशन और फूड, हाउसेस, ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाता। इन शॉर्ट, इक्विटी एम्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है कि इक्वलिटी रहे, जस्टिस लाता है, न्याय करता है कि सब लोग एक देश के हैं, तो एक ही भाई बंधु हैं, सब लोग समान होना चाहिए। अब जो एग्रीकल्चर है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप मुझे मोटिवेट करेंगे, और मोटिवेशन करने का एक ही तरीका है कि आप मेरे वीडियोस लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको व्यू करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई अपडेट्स आती रहें। थैंक यू वेरी मच। यदि और आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर पर मेरी मोबाइल ऐप अवेलेबल है, द्विवेदी साइंस एंड कॉमर्स एकेडमी के नाम से, जिसका डेवलपर बोधी एआई है। आप उसको डाउनलोड कर लें, और वहाँ पर भी चैट बॉक्स है, वहाँ पर भी आपको ये वीडियो सिस्टमेटिक मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। वहाँ से भी आप काम चला सकते हैं और यहाँ से भी काम चला सकते हैं।